अब इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करें तो पहले हम रन डाउन दे देते हैं। 12 से 18 या 19 तक का अपना है, हाँ 12 से लेके 19 तक अपना इकोनॉमिक्स है। तो 12 वो सब चीजें जो अपने एकदम बचपन में पढ़े हुए हैं, क्लास 11 12 अगर इकोनॉमिक्स लिया हो या फिर कॉलेज में भी अगर इकोनॉमिक्स लिया तो ये सब है। मतलब परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जो एकदम सर के ऊपर से जा रहा है हमको समझ में आ रहा है, बट मोटा मोटी वही वाला पार्ट है। नथिंग लेट्स से हैवी सो टू स्पीक। तो उस समय बहुत सारा ग्राफ होता था जो हम लोग को पढ़ना पड़ता था। तो पढ़ना मतलब रटना पड़ता था सो टू स्पीक। तो अपने एक भी ग्राफ रटना तो अपने को देखो है नहीं, अपने हर ग्राफ को धीरे धीरे करके करेंगे, बट विल डिराइव ईच एंड एवरी ग्राफ एंड उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस रीडिंग इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। इस पे ज्यादा कुछ हैवी बोल के नहीं, नया बोल के नहीं। रीडिंग नंबर 13 बिजनेस साइकिल, मतलब अगर बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, पीक, ट्रफ, वो वाला एस्पेक्ट थोड़ा सा कवरेज है बस। ऐसा अगेन नॉर्मल सा चीज है। जब एक्सपेंशन होगा सब कुछ अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन होगा सब कुछ खराब, रिसेशन, बस वही वाला एस्पेक्ट है उसका। ऑब्वियसली समरी है बट मोटा मोटी यही क्रक्स। उसके बाद 14 15 थोड़ा अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दिस इज समथिंग जो थोड़ा सा डिफरेंट है। 14 क्या है, जो गवर्नमेंट बजट निकालता है ना, उसके ऊपर पूरा चैप्टर कि भाई कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, उसको किस तरह अपने डिनोट करेंगे, किस तरह अपने देखेंगे, कब ज्यादा इनकम अच्छा है, कब ज्यादा इनकम खराब भी है, एंड वाइस वर्सा। तो ये सब चीज अपने उस चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 15, ये प्रॉपर जो 15 है ये तुम लोग के प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ सकता है कि गवर्नमेंट का जो भी इंटरेस्ट रेट है, खाली वो देख के कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट आगे का क्या सोच रहा है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सेंट्रल बैंक का क्या रोल रहता है, क्या पॉलिसीज होता है, वो सब के बारे में एक इंट्रोडक्शन है इन दिस चैप्टर। तो दीज टू फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 14 एंड 15। 16 तो जियोपॉलिटिक्स है, मतलब है पॉलिटिकल दोस्ती यारी जो चल रहा है नहीं चल रहा है उसके ऊपर है, तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज सच, मतलब नॉट दैट हेवी एज सच, सिंपल रहेगा। इंटरनेशनल ट्रेड जो भी चल रहा है, कभी कोई टैरिफ लगा दिया, कभी कोई कोटा लगा दिया, तो वो सब के बारे में अगेन जस्ट एन इंट्रोडक्शन, कुछ हैवी बोल के टैरिफ में भी नहीं। तुम लोग सर अभी तक तो कुछ भी हैवी नहीं आया, तो हैवी बोल के इकोनॉमिक्स में अपना सिलेबस में नहीं, बस कंटेंट इज वेरी लेट्स से डाइवर्सिफाइड, अलग अलग सिनेरियोस के ऊपर। लास्ट में 18 19 अपना फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, कि अगर हम लोग का मान लो जैसे अब हम लोग इनकम पढ़ लिए गवर्नमेंट का, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लिए कि किस तरह इंटरेस्ट रेट होगा, नाउ बेस्ड ऑन दिस अपने एक्सचेंज रेट में क्या फ्लक्चुएशंस हो रहा है, क्यों हो रहा है, अगर जैसे 70 से 90 हो गया, क्या ये अच्छा है कि खराब है। अब टीवी में तो आ रहा है बहुत खराब। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है कि भाई बेस्ड ऑन लेट्स से इकोनॉमिक रैशनल, फंडामेंटल्स एक्सेट्रा, इज इट एक्चुअली गुड और बैड। तो कुछ कुछ कारण से अगर हो रहा है तो इट बिकम्स गुड, कुछ कुछ कारण से अगर हो रहा है तो इट बिकम्स बैड। तो क्या क्या फैक्टर्स है जो हम लोग को कंसीडर करना है। जैसे सिल्वर गोल्ड भाग रहा है, तो क्यों भाग रहा है, समझ रहे हो। तो ये सब भी एक्सचेंज रेट के बेसिस पे वैल्यूएशन होता है, क्योंकि ये सब तो डॉलर में कोट है ना। अब मान लो INR तो घट रहा है, तो बाय डिफॉल्ट उसका प्राइस बढ़ जाना चाहिए, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। तो ये सब एस्पेक्ट्स भी हम लोग कैटर करके टच करेंगे सारा चैप्टर। ठीक है, चलो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग नंबर। अरे बाप रे बाप, इतना मत देखो। अब चैप्टर स्टार्ट करने के पहले अपने थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड विल स्टार्ट विद द चैप्टर। कोई भी बिजनेस अपने करते हैं तो उसमें दो एस्पेक्ट देखा जाता है। एक है कि सर शॉर्ट टर्म क्या चल रहा है ये बता दो, एक है आप लॉन्ग रन का बात करो। तो कोई भी बिजनेस शॉर्ट टर्म में लॉसेस लेने रेडी रहते कि ठीक है यार अभी के लिए तो मार्केट कैप्चर कर रहे हैं, सीख रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो शुरू में हम लोग थोड़ा बहुत लॉसेज ले लेंगे, लेकिन बाद में हम लोग लॉसेज नहीं लेंगे, वरना फिर क्यों काम करें। लॉन्ग रन हो गया 10 20 50 साल, लॉन्ग टर्म सिंपल, तो उसमें तो हम लोग को प्रॉफिटेबल चाहिए, वरना हम क्यों काम करें। चलो अब एक सिनेरियो करो, मान लो अपना सेलिंग प्राइस पर यूनिट है
100 रुपए। अपना इसको बनाने का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है मान लो 80 रुपए। अब हम लोग देख रहे हैं अभी हम लोग टोटल में 1000 यूनिट का काम कर पाएंगे। अभी शॉर्ट टर्म 1000 यूनिट का काम तो हम लोग कर लेंगे। हम लोग का फिक्स कॉस्ट है लेट्स से 50,000, सिंपल। अब बेस्ड ऑन दिस हमको ये बताओ कि हम लोग को काम करना चाहिए शॉर्ट रन में कि नहीं, एंड वाई। दोनों केस लेते हैं, केस 1 एंड केस 2। अगर मान लो काम हम लोग करते हैं तो भाई देखो दोनों के बीच को जो डिफरेंस होता है उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। फॉर्मेट हम बाद में लिखा देंगे, उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं या जीपी मार्जिन जो भी बोलो। तो कंट्रीब्यूशन अपना कितना हो गया 20,000, 1000 इंटू 20, इतना हम कमा रहे। अब इसमें से जो भी ग्रॉस मार्जिन होता है ट्रेडिंग में आता है, फिर पीएल में खर्चा जुड़ता है सारा। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट अपना वो खर्चा जो हम लोग को देना है रेंट, तो लेस हम लोग फिक्स कॉस्ट किए भाई 50,000। तो कितना लॉस हो रहा है नेट में 30 का लॉस हो रहा है। कोई इसको अगर काम नहीं करेंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन पूरा फिर बड़ा ऐसा कॉस्ट 0। फिक्स कॉस्ट कितना है ये तो अभी भी देना है। तो अब लॉस कितना है, अब बताओ कौन सा चूज करना, 1 की 2? भाई कमती लॉस ले लो। तो तुम्हारा आंसर सही है कि काम करना है, लेकिन इसका रीजन ये है कि भाई जितना भी अमाउंट रिकवर हो रहा है वो तो कर लो, 50 के बदले आप 30 का लॉस करो, इतनी सोचा। तो देखो अपने को ब्रेक इवन ऐसा पॉइंट होता है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो ब्रेक इवन करने के लिए हम लोग को कितना यूनिट बेचना पड़ेगा। तो देखो 20 रुपए अपने नेट में कमा रहे हैं 1 यूनिट बेच के, ये अपने पर यूनिट कमा रहे हैं 1 यूनिट बेच के। अपने को टोटल रिकवर कितना करना है 50,000 रुपए। तो कितना यूनिट बेचना पड़ेगा 50,000 बाई 20, 25,000 यूनिट बेचो, काम हो गया। तो 25,000 यूनिट तक जब तक हम लोग बेचेंगे, ऐसा नहीं है कि वी आर एट अ प्रॉफिट। अभी तो 1000 यूनिट ही खाली बेच रहे हैं, 25,000 कैसे हो गया भाई, पगला लो। 1000 ढाई हम भी मान लिए, इतना भरोसा हमको भी नहीं कर लिया, 2,500 है। तो 2,500 यूनिट तक जब अपने बेचते हैं तब तक वी आर एट नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके ऊपर जब भी बेचेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। मान लो हम लोग 3,000 यूनिट बेचते हैं तो अपना प्रॉफिट कितना है 500 यूनिट पे 20 रुपए। कितनी सफर आज बनाने का तो 80 रुपए तभी भी लगेगा, लेकिन वो 20 रुपया जो है वो पूरा पूरा अपने घर में आ रहा है, उसका फिक्स कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो वापस से ब्रेक इवन यूनिट से आप जितना भी ज्यादा सेल करते हो, मान लो 500 यूनिट ज्यादा बेच रहे, तो ऐसा नहीं है 500 रुपया करके 500 यूनिट पे 100 रुपया करके घर पे आ रहा। 500 यूनिट पे जितना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, मतलब जीपी मार्जिन पर यूनिट है, उतना घर पे आ रहा। तो 500 इंटू 20 रुपया करके 10,000 ही घर पे आ रहा, 50,000 घर पे नहीं आ रहा। ये डिस्टिंक्शन क्लियर है विथ मी? तो देखो शुरू में जब तक शॉर्ट रन का बात होता है ये लॉस हम लोग ले लेंगे। क्यों? शॉर्ट रन में अपना अजम्पशन होता है कि अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, हम लोग चेंजेस नहीं करते। जैसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिए भाई रेंट, अब वो लगना है फिक्स हो गया, लेकिन 1 साल बाद तो उसको चेंज कर सकते हैं ना, भाई नहीं लेंगे। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल। कुछ भी हो सकता है जगह ले नहीं ले, बहुत ज्यादा जगह ले ले, जगह वर्क फ्रॉम होम करके काम करे, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए लॉन्ग रन में अगर ऐसा सिचुएशन बैठेगा अपने काम ही बंद कर देंगे। हम 30,000 का लॉस लॉन्ग रन में भी लेते रहे, क्या फायदा काम करके भाई, उससे अच्छा कर दो, बट एफडी कर दो, कुछ तो आएगा। लेकिन शॉर्ट रन में अगर हल्का फुल्का लॉस भी बैठे तो भी अपने ये लेंगे, ये सोच के कि आगे जाके इसको जब स्केल करेंगे तो अपने आप कमा लेंगे।
इतनी सोफा। अच्छा, और रीजंस क्या, आप थोड़ा भटक रहे हैं, प्रैक्टिकली घुस रहे हैं। और रीजंस क्या है काम करने का? भाई अभी तो 1000 यूनिट बना रहे, तो 80 रुपया लग रहा है पर यूनिट। जब 2000 बनाएंगे तो थोड़ा तो कम लगेगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं इसको, कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन का अमाउंट बढ़ाते रहोगे, आपका कॉस्ट पर यूनिट बनाने का कम होता रहेगा। इतनी सोचो। अब एक हम चीज समझाने जा रहा है, होप ये पता हो, बट नहीं भी पता हो तो देख लो। अब फर्स्ट केस में जहां पे हम लोग 1000 यूनिट बनाते, तो देखो टोटल कॉस्ट को ना दो भाग में अपने डिवाइड करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है? जो भी टोटल कॉस्ट होता है उसको अपने नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं। सिंपल, एवरेज ऐसे ही होता है, टोटल बाय नंबर। तो टोटल कॉस्ट बाय नंबर। तो टोटल कॉस्ट अपने केस में कितना आ रहा है देखो, 1,30,000। 80,000 का वेरिएबल, 1000 इंटू 80 प्लस 50,000 का फिक्स कॉस्ट। कितना यूनिट बना रहे? 1000। अभी हम करेंगे 130 रुपया का अपना एवरेज कॉस्ट बैठ गया। अपने बेच कितना में रहे, लेकिन एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है? 130। तो भाई 30,000 का लॉस, 1000 यूनिट अपने लॉस होते रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब सिचुएशन थोड़ा चेंज करेंगे। अब 1000 के बदले अपने 2500 यूनिट बना रहे, तो अब टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 2500 इंटू 80 प्लस 50,000। 1 2 3 1 2 3 8 3 2 लाख रुपए प्लस 50,000, मतलब 2.5 लाख। सॉरी, इसको पूरा ही लिख 2.5 लाख रुपए का अपना टोटल कॉस्ट है। एवरेज कितना हो गया? डिवाइड बाय 2,500, 100 रुपए। तो 100 रुपए का सेलिंग प्राइस था। देखो ब्रेक इवन हो गया। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते हो, आपका एवरेज कॉस्ट देख रहे हो कम होते जा रहा। नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा, एवरेज कॉस्ट कम हो गया। अब ये चीज क्यों हुआ? अपना फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं हुआ ना। ये चीज इसलिए हुआ क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है पहले 50,000 था, वो 1000 यूनिट में बट रहा था। तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितना था? 50 रुपए। अब फिक्स कॉस्ट 50 जा रहा है, लेकिन वो कितना यूनिट में बट रहा है? 2,500 में। तो पर यूनिट हो गया खाली 20 रुपए। मेरा कहने का मतलब ये है, एज यू कीप ऑन स्केलिंग, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस। वापस से, एज यू कीप ऑन स्केलिंग, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स आप बढ़ाते रहोगे, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो या नहीं हो, मान लो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल नहीं मिल रहा, नहीं होगा जाओ, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपका घटते ही रहेगा। क्योंकि पहले 50,000 हम 1000 यूनिट में कर रहे थे, अब 50,000 हम 2,500 यूनिट में बांट रहे हैं, तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट अपने आप घट गया। तो इसीलिए एवरेज कॉस्ट यूनिट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी बोल सकते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम 80, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घट जाता है। पहले 50 था, इसलिए 80 प्लस 50 130। अब 20 रुपया है, इसलिए 80 प्लस 20 100। डिस्टिंक्शन क्लियर है? एकदम सिंपल। अब अपने बुक पे, in economics we define short run for a firm as the time period over which some factors of production are fixed. some word circle करेंगे, fixed तो circle करेंगे। typically we assume capital is fixed in the short run, कि हम और कैपिटल नहीं, मान लो 50 रुपए का कैपिटल से करें तो उतना ही कैपिटल अभी हम चला रहे हैं, हम नया इन्फ्यूजन नहीं कर रहे। so that a firm cannot change its scale of operations, क्योंकि स्केल ऑफ ऑपरेशन चेंज होते ही फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। भाई पहले एक फैक्ट्री था, 2 फैक्ट्री है, तो फिक्स कॉस्ट चेंज हो गया ना। तो नॉर्मली इसीलिए वी अज्यूम कैपिटल फिक्स्ड हो शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में सब वेरिएबल। ओवर द शॉर्ट रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। वेरी इंपॉर्टेंट, सारा फैक्टर्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग। शट डाउन एंड ब्रेक इवन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है? दाम सबका सेम। दाम ऐसा नहीं है कि एक, मान लो एक पेन लेने जाएंगे रेनॉल्ड्स का, तो दूसरा जगह 12 रुपए का दाम है, यहाँ पे 10 रुपए का दाम है। ये नहीं होता। कहीं से भी लेने जाओ तुमको भाई एमआरपी 10 रुपीज ही बैठता।
So that is perfect competition. As a simple example of shutdown and break-even analysis, consider a retail store with a 1-year lease and 1 employee. अच्छा, quasi fixed cost क्या होता है? It has some components of variable in nature, it has some components of fixed in nature. मतलब मान लो हम तुमको रखे कि देखो 10,000 तुम्हारा फिक्स है सैलरी, 2,000 इंसेंटिव, तो दैट इज क्वासी फिक्स्ड. 2,000 वेरिएबल हो गए, 10,000 फिक्स हो गए. Quasi fixed cost, so that variable costs are simply the store's cost of merchandise. If the total sales just cover both the fixed and variable, price equals average revenue and average total cost. अपने ऊपर में भी यही किया कि अपना प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस 100 रुपया at 2,500 when total sales equaled fixed and variable cost सब निकल गया था, ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस. तो अपना भी तो भाई एवरेज टोटल कॉस्ट was equal to 100 was equal to selling price. तो प्राइस इक्वल्स एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू. भाई मेरा सेलिंग प्राइस तो सबके लिए सेम ही है, चाहे 1 यूनिट बेच रहा हूं 100 में बेच रहा हूं, 2,500 में बेच रहा हूं, 100 में बेच रहा हूं, तो मेरा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. सो वी आर एट ब्रेक इवन आउटपुट क्वांटिटी. इकोनॉमिक प्रॉफिट इक्वल्स 0. वही मतलब प्रॉफिट अपना फिलहाल आ रहा है 0. ये समझ में आ रहा है कैसे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन में एक और चीज ऊपर, आप 1 यूनिट लो, आप 1 लाख यूनिट लो, प्राइस 100 रुपए, प्राइस में डिस्काउंट परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता, हाइपोथेटिकल है नहीं है. तो परफेक्ट कंपटीशन में आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि हम डिस्काउंट तो उसको नहीं दे रहे हैं, हम जितना में दे रहे हैं वही मेरा एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट. रेवेन्यू बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो भाई हम बेच रहे हैं 100 में, कितना ही यूनिट बेचो, 100 इंटू नंबर ऑफ यूनिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कट जाएगा, बचेगा 100. अब मान लो तुम लेस का पैकेट बेच रहे हो, तो तुम एंटर करके भी तुम 5 रुपए में उसको नहीं बेच सकता भाई, तुमको लेस का कंपनी मना कर देगा, तुम अलाउ नहीं. तुम अगर फ्रेंचाइजी लेके या जो भी उसका वो क्या नाम है डीलरशिप लेके काम कर, तुमको 10 में ही बेचना, तुम उससे कम में नहीं बेच सकता. तो वो चीज है, तो ऑल दैट कम्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन. यू एक्चुअल में कैन नॉट सेल इट बिलो द एमआरपी, माने वो सेलिंग प्राइस. तो इस केस में हमेशा इन परफेक्ट कंपटीशन योर प्राइस विल इक्वल्स योर एवरेज रेवेन्यू. क्लियर? प्राइस विल नॉट ऑलवेज इक्वल एवरेज टोटल कॉस्ट, क्योंकि जैसे जैसे हम स्केल करेंगे मेरा टोटल कॉस्ट तो घटेगा, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन प्राइस विल ऑलवेज इक्वल एवरेज रेवेन्यू व्हेन वी आर लुकिंग एट परफेक्ट कंपटीशन. क्लियर? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लीज, as long as items are being sold for more than the variable cost, मतलब सेलिंग प्राइस 100 है, वेरिएबल कॉस्ट 80 है, तब तक the store should continue to operate to minimize losses. यहाँ पे साइड में लिख लो, जितना हो पाए फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर लो. If items are being sold for less than the average variable cost, मतलब बनाने का खर्चा 80, बेच रहे 70 में, तो फिर इससे अच्छा भाई काम मत करो. क्यों? आज अगर मान लो हम लोग काम नहीं किए तो लॉस कितना है, 50,000. अब काम कर रहे हैं, 1,000 यूनिट बेचे सपोज, तो बनाने का खर्चा 80, बेचे 70 में, तो 10,000 का तो यहाँ पे भी लॉस हो गया, और फिक्स कॉस्ट भी बेयर कर रहे हैं 50,000, तो 60,000 का लॉस हो गया. तो काम करके ज्यादा लॉस ले रहे हैं, उससे अच्छा भाई घर में नेटफ्लिक्स देखेंगे, क्या फायदा, छोड़ो. तो इस केस में अपने काम नहीं करेंगे. तो जब अपना वेरिएबल कॉस्ट is higher than the selling price, we will not work even in the short run. फैक्ट्री बंद कर दो कोई बात नहीं, 50,000 का लॉस लेंगे, क्यों? काम करके 60,000 का लॉस does not make sense. If items are being sold for less than the average variable cost, losses would be reduced by shutting down the business in the short run. In the long run, a firm should shut down if price is less than the average total cost. अब यहाँ पे जो अपना 1,000 यूनिट था, अपने 2,500 में ब्रेक इवन था ना, मान लो हम सिचुएशन बोल रहे हैं कि देखो तुम लॉन्ग रन में भी 2,000 से ज्यादा यूनिट बेच नहीं पाए, उतना डिमांड ही नहीं बैठे, तो फिर क्यों काम करेंगे भाई, फिर अभी बंद कर दो. जब हम लोग को पता है कि हम लॉन्ग रन में 2,500 तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, ब्रेक इवन में प्रॉफिट कहते हैं, जब ब्रेक इवन तक ही नहीं पहुंच पाना है, तो फिर उससे अच्छा कंपनी बंद कर दो, जगह बेच पा, तो फिर कुछ दूसरा चीज देखेंगे, जो भी लॉस है वो लेके खत्म करो.
मतलब फिक्स कॉस्ट भी फिर नहीं लगेगा, क्योंकि लॉन्ग रन का बात कर रहे हैं। लीज रेंट घुस गया, रेंट एक्सपायर हो जाएगा, 1 साल बाद तो रिन्यू का टाइम आएगा, नहीं करेंगे, कंपनी शट डाउन करके बंद कर। तो लॉन्ग रन में अगर हम, इवन तो मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा है वेरिएबल कॉस्ट से, लेकिन अगर हम ब्रेक इवन तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या फायदा धंधा करके, छोड़ दो। फॉर अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ प्राइस टेकर, मतलब जो भी मार्केट में प्राइस होता है वो हम लोग ले लेते हैं। वी कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, वी कैन यूज अ ग्राफ। ठीक है, सब ठीक है, ग्राफ में इसका कुछ नहीं पढ़ना, अपने अपना ग्राफ में आएगा। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले ये कर्व का अपने समझेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। अगर नहीं समझ में आएगा बोलना, रिपीट करेंगे, लेकिन ये सब समझना इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे अपना शर्ट्स पर डे मतलब क्वांटिटी, दिस इज आवर कॉस्ट, बनाने का खर्चा। तो कितना क्वांटिटी, कितना खर्चा पर यूनिट, ठीक है, मैं सॉरी पर यूनिट नहीं, टोटल कॉस्ट। तो मान लो हम लोग शुरू में बना रहे हैं, तो पर यूनिट अपना जो खर्चा बैठ रहा है वो इधर बैठ रहा है। अब जैसे जैसे शर्ट्स बढ़ाएंगे पर यूनिट कॉस्ट खर्चा थोड़ा कम होना, तो देखो धीरे 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 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होता है इस पॉइंट तक। तुम लोगों ने सर इसके बाद बढ़ क्यों रहा, तो मान लो हम लोग एक आदमी लेबर किए कि देखो तुम्हारा महीने का 20,000 रुपये फिक्स कर लेंगे, या तुमको पर, अच्छा लेबर है वो तो वेरिएबल नेचर में काम करता है, ठीक है, कि देखो तुमको दिन का 10 शर्ट बनाना है, हम इतना रुपया देंगे। अब धीरे धीरे करके उसका भी एफिशिएंसी बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे करके वो पहले अगर एक दिन में 10 बनाता था, अब एक दिन में 12 बनाएगा, लेकिन हमको देना तो उसको उतना ही है दिन का। तो अपने आप मेरा कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट घटता जा रहा है। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमको तो दूसरा आदमी रखना पड़ेगा ना साथ में, जब एक्सपेंशन हो रहा है, कि भाई तुम एक आदमी कितना ही बना लेगा, 10 घंटा काम कर ले, उसके बाद तो उसको आराम चाहिए, ठीक है, काम कर दूसरा। अब दूसरा आदमी का भी जब हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, ट्रेनिंग व्रेनिंग कर करके, तो शुरू में एक बार कॉस्ट फिर भागेगा, फिर जब उसका हाथ सेट हो जाएगा तो वापस से कम हो जाएगा। तो इसीलिए जब नया आदमी एक्सपेंशन टाइप का कुछ करते हैं, तो ये देखो अपने आप वापस से बढ़ जाता है। फिर जब उसका एफिशिएंसी आएगा, ये कर वापस से ऐसे शेप ले, एंड फिर ऐसे करके शेप। सिंपल। अच्छा, फिक्स कॉस्ट चेंज होता है क्या शॉर्ट रन में, वो तो फिक्स रहता है, तो वो एक ऐसे करके कॉस्ट का एक लाइन बैठता है। तो टोटल कॉस्ट और एवरेज का अगर हम लोग को जोड़ना है, तो अपने क्या करेंगे भाई, सीधा इसको एक ऐसे करके शेप में ऐड मार दिए फिक्स कॉस्ट। अब तुम लोग बोले ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी क्या है, ये थोड़ा पहले बॉटम हो जा रहा है, ये बाद में बॉटम हो रहा है। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का बात हो रहा है ना, एवरेज टोटल कॉस्ट, तो उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल आने में थोड़ा सा लैग रहेगा, थोड़ा लेट रिएक्ट करेंगे, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो दोनों का मिला के आता है ना, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, तो हल्का सा लैग रहता है। कि शुरू में हम पहले आदमी को तो भाई कैपिटलाइज कर दिए, अब नया आदमी तब रखेंगे ना जब मेरा फिक्स कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाए। पता चला ब्रेक इवन भी नहीं हो रहा, हमने आदमी रखा, तो ये तो थोड़ा बेवकूफी वाला काम हो रहा है। तो पहले हम फिक्स कॉस्ट को यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 क्लासरूम है, तो तीनों अगर फुल हो रहा है तो ही तो हम 4th क्लासरूम में इन्वेस्ट करेंगे। पता चला 2 खाली है, लेकिन फिर हम नया क्लासरूम ले रहे, तो डज नॉट मेक सेंस। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को पहले जब हम प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे तो थोड़ा सा लैग होता है, इसीलिए ये बाद में मिनिमाइज हो रहा है एंड वो फिर ऊपर जा रहा है, बट कर्व पूरा का पूरा वैसा ही बैठे। सिंपल है ना, विद मी सो फार, पक्का। अब आ जाओ नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट। अभी भाई मार्जिनल कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का खर्च। तो मान लो हम लोग 10 यूनिट बना रहे हैं, 100 रुपए लगा या 1000 रुपए लगा, तो 100 रुपए लगा पर यूनिट। अब हमको 11वां यूनिट बना, अब उसका खर्चा मान लो 80 रुपए खाली लगता, तो टोटल खर्चा तो 1080 हो गया, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट हो गया 80 रुपए। मान लो उसको बनाने का 100 ही लग रहा, तो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गया, 100 रुपए। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का क्या खर्चा बैठता है, उसको मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट भी देखो क्या हो रहा है, शुरू में तो लेट्स से यहाँ पे, अब धीरे 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 ये घटेगा, क्यों, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल करें, थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, बट वही एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद भी ये वापस से बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब ये तुम लोग पर सर इतना ज्यादा थोड़ी पड़ता है, कुछ भी लिख दिया आप, कुछ भी बोल रहे मान लेंगे क्या,
मान लो हम लोग का फैक्ट्री है, मशीन है, मशीन का कैपेसिटी है 50,000 यूनिट। हम लोग पहले 10,000 यूनिट से स्टार्ट किए, 15,000 यूनिट से स्टार्ट किए, तो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट थोड़ा 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 करके हम लोग को देखो बेनिफिट मिलते जा रहा। अब 50,000 यूनिट बना दी, वी आर एट दिस पॉइंट। अब भाई और ऑर्डर आ रहा है। अब अगर हम लोग को नया फैक्ट्री लेना है या नया प्लांट बिठाना है तो वो तो सस्ता में नहीं आएगा। 5,000 1,000 एक यूनिट के लिए भी हमको तो अब एक नया प्लांट लेना पड़ेगा। भाई मेरा तो कैपेसिटी 50,000 था, वो बीट हो गया। अब एक यूनिट के लिए हमको नया प्लांट बिठाना पड़ेगा, तो नया प्लांट बिठाने में खर्चा सीधा डबल, लेकिन यूनिट कितना बढ़ा, इसीलिए अपना मार्जिनल कॉस्ट खटक करके स्पाइक। अब फिर उसमें भी जैसे जैसे स्केल करते रहेंगे 70,000 80, तो क्या होगा, वापस से ये नीचे आता रहेगा। अब फिर खटक मार के स्पाइक मारेगा, फिर नीचे आएगा, फिर स्पाइक मारेगा। पक्का? सिंपल इनफ। अब ये साइड वाला भी देख लेते हैं कि भाई ये सब क्या है। देखो देखो ये अपना प्राइस पॉइंट है। तो अगर अपने इस प्राइस पॉइंट P1 में काम करते हैं ना, तो यहाँ पे एट दिस पॉइंट वी आर एट ब्रेक इवन। अगर अपने P2 पे काम करें, मतलब प्राइस ज्यादा नहीं है कॉस्ट का, तो इस प्राइस पे अपना भाई अपने को निकलना पड़ जाएगा, अपना काम नहीं हो पाए। तो देखो कैसे होगा। वेरिएबल कॉस्ट का देखो, वेरिएबल कॉस्ट अगर अपने क्या बात की कि भाई बनाने का खर्चा 80, बेच रहे 70 में, तो भाई शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में ही काम नहीं करना। तो यहाँ पे द प्राइस इज लोअर देन द वेरिएबल कॉस्ट ना, इसीलिए इस पॉइंट पे देखो शट डाउन, हमको काम ही नहीं करना। हम लॉन्ग रन में भी काम नहीं करेंगे, हम शॉर्ट रन में भी काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा प्राइस इज लोअर देन द वेरिएबल। यहाँ पे इफ यू वांट यू ऑल कैन नोट इट डाउन। सिंस P2 is lower than the average variable cost line, we will shut down in SR and since P2 price is lower than the average variable cost, we will shut down in short run and long run. नेक्स्ट केस, अब अगर P1 में है तो प्राइस थोड़ा बढ़ गया, मान लो 50 रुपया था, 70 रुपया हो गया। मान लो अब P1 में देखो हम लोग वेरिएबल कॉस्ट के तो ऊपर है ना, तब तक ठीक है, काम करेंगे, लेकिन टोटल कॉस्ट के देखो नीचे है। तो इस केस में शॉर्ट रन में हम लोग काम करेंगे ये सोच के कि आगे जाके प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग रन में भी अगर ऐसा ही कर दिखा कि टोटल कॉस्ट रिकवर का सीन नहीं बैठ रहा, तो भाई निकल लो। तो देखो हम लोग ऑपरेट करेंगे शॉर्ट रन में, बट लॉन्ग रन में हम लोग शट डाउन करेंगे। Since P1 is less than the average total cost, we will shut down in the long run. Operate in short run करके यहाँ पे देखो, since P1 is greater than average variable cost, we will operate in the short run. हाँ, ये देखो ये एक समरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एज इट इज ये तीन अपना समरी शीट में जाएगा। देखो, इफ एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट, मतलब ज्यादा कमा रहे पर यूनिट कंपेयर टू टोटल कॉस्ट पर यूनिट, भाई हम काम करेंगे, शॉर्ट में भी काम करेंगे, हम लॉन्ग में भी काम करेंगे, प्रॉफिटेबल, टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इफ एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 100 रुपया में बेच रहे हैं 80 का बनाने का, बट एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट, हम टोटल कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, हम फिर भी रहेंगे शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में अपने निकल लेंगे, नहीं काम करेंगे अगर लॉन्ग रन में भी रिकवर नहीं होगा टोटल कॉस्ट। इफ एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, भाई हम काम ही नहीं करेंगे, छोड़ो, वेरिएबल ही नहीं निकल रहा तो काम करने का कोई सेंस नहीं है। इसमें एक चीज है जो इग्नोर कर दिया जाता, थोड़ा देख लो, ग्रेटर देन इक्वल टू इग्नोर मत करना। अगर ब्रेक इवन भी है, इक्वल टू का मतलब ब्रेक इवन है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, ब्रेक इवन भी है, हम दोनों में काम फिर भी करेंगे, इसका ध्यान रखना। 100 में बेच रहे, 80 बनाने का खर्चा है, लॉस ले रहे, टोटल कॉस्ट रिकवर नहीं होगा, तो ऐसा क्या हो जाएगा
कि आगे जाके अपना सीन बेटर हो जाए? व्हाट आर द फैक्टर्स, कोई बता सकता है? जैसे तुम लोग बोलेगा सर करते रहेंगे मार्केट शेयर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, तो भाई मार्केट शेयर तो दूसरा का भी बढ़ सकता है ना, और भी तो लोग हैं इंडस्ट्री में, खाली आपका बढ़ेगा क्या? मान लो हम एक सिटी में काम कर रहे हैं, ठीक है, लोहा सप्लाई कर रहे हैं, जो भी मतलब ऑनलाइन का काम नहीं हो, तो हम लोग के जैसे और भी बहुत लोग सिटी में काम कर रहे हैं, हमको देखना पड़ेगा, हम आंसर नहीं बोले क्यों। हम लोग की तरह और भी बहुत लोग हैं जो सिटी में काम कर रहा होगा। अब मार्केट मान लो डाउन, लोहा का मार्केट बहुत डाउन, तो अब ठीक है हम लोग का सेलिंग प्राइस तो ज्यादा है वेरिएबल कॉस्ट, बट कब तक लॉस ले भाई? क्योंकि प्लेयर्स तो बाकी भी है, मार्केट शेयर उन लोग का भी अच्छा, तो क्यों मैंने अभी भी काम करना चाहिए क्या प्रैक्टिकली? एंड यस मैंने गिव रीजंस। फिक्स कॉस्ट पर लगा रहेगा, जैसे रेट हम तो बंद कर दो ना यार, जब तक रहेंगे तब तक तो बंद कर दो ना, धंधा धंधा ही बंद कर दो, दुकान पे दो, रेंट पे लिया, रेंट का एग्रीमेंट टूट जाएगा, जब हम बोल रहे अभी टूट जाएगा बिना पेनल्टी दी, चल मान लो हर महीना तुम्हारा 50,000 रुपए का लॉस लग रहा है, सपोज तुम 25,000 रुपए में रेंट का एग्रीमेंट तोड़ सकता है पेनल्टी से। अब मतलब हमको ये जानना है कि नॉर्मली लोग बिजनेस में प्रैक्टिकल बात करें, बिजनेस से चलता है, दे आर लाइक ठीक है 2-3 महीना 6 महीना लॉस ले लेंगे, साल भर लॉस लेंगे, देखते हैं रिकवर हो जाएगा, लोग बोलते हैं ना। तो मेरा ये माइंडसेट या क्वेश्चन है, व्हाट इज देयर माइंडसेट या व्हाट शुड बी योर माइंडसेट कि क्यों लॉस लेने रेडी है? उन लोग इतना पढ़ लिखे थोड़ी है। तो प्रैक्टिकल रीजन क्या है, व्हाई आर पीपल विलिंग टू टेक लॉसेस? एक तो चलो उम्मीद है, वो ठीक है, उम्मीद तो दुनिया का वो चल रहा है, ठीक है, मार्केट में एंट्री तो हो चुका है, और प्लेयर आ जाएंगे तो और कट जाएगा भाई। फ्यूचर में टोटल कॉस्ट भाई मेरा तो माल ही नहीं बिक रहा, टोटल कॉस्ट और क्या कम होगा? मेरा माल बहुत ज्यादा बिके तो टोटल कॉस्ट कम होगा। बड़ा देखो इसमें माइंडसेट क्या होता है ना, आज मान लो तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम भी दोनों टीम अलग अलग, दोनों अपना बिजनेस कर रहा है एक ही लाइन में, ठीक है, हर एक जन के पास एक कैपिटल होता है कि हमको 10 लाख लगाना है, 1 करोड़ लगाना है, 10 करोड़ लगाना है, एक्सेट्रा। हर एक जन का कैपिटल सेम होता है, अलग अलग होता है। तो अब मान लो लॉस का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, मार्केट डाउन है उस इंडस्ट्री का, हम तुम्हारा पर्टिकुलर, हम देखो द सिचुएशन इज पूरा इंडस्ट्री का मार्केट डाउन है, ऐसा नहीं कि खाली तुम्हारा चीज नहीं चल रहा, सिस्टमैटिक रिस्क वाला एस्पेक्ट पे खेले, पूरा इंडस्ट्री का मार्केट डाउन, तो तुम्हारे साथ साथ उसका भी लॉस हो रहा होगा, तुम्हारे साथ साथ उसका भी लॉस हो रहा होगा, और कैपिटल सबका अलग है। मान लो तुम लोग का 10 लाख का कैपिटल है, उन लोग का लेते 20 लाख है, तो पहले कौन बैंकरप्ट होगा, तुम लोग कि तुम लोग? 10 लाख पहले 10 लाख वाला बैंकरप्ट होगा। तो जब उन लोग बैंकरप्ट हो जाएगा, उन लोग का काम बंद हो जाएगा, तो उन लोग का जो भी 5-10-20 कस्टमर है, 50 कस्टमर है, उन लोग ब्रेक इवन तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहा है, बट कुछ तो कस्टमर है जो रिकवर हो रहा है। अब उन लोग को नया नया सेलेक्ट खोजना पड़ेगा, इन लोग का कस्टमर कहीं तो जाएगा, क्योंकि इन लोग का तो धंधा हो गया बंद, कैपिटल खत्म हो गया। अब वहां पे धीरे धीरे करके इन लोग के पास वो कस्टमर आना स्टार्ट हो। तो व्हाट हैपेंस, जब कैपिटल एग्जॉस्ट हो जाता है लॉस के बाद, सप्लाई कम हो जाता है। जब सप्लाई कम हो जाता है, डिमांड चाहे कमती है लेकिन उतना ही है ना जितना पहले था, तो क्या होता है, प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि सप्लाई शॉर्ट हो गया। तो वंस पीपल एग्जिट, अब कुछ कुछ लोग ही हैं, अब उन लोग बहुत ज्यादा प्राइस कर देंगे मार्केट में, क्योंकि उन लोग के पास ऑप्शन ही नहीं है जो खरीदारी है, तो प्राइस फिर भागेगा। अब प्राइस भागेगा तो लोगों को लिखा, अरे ये लाइन तो बहुत अच्छा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बन रहा है इसमें, नॉर्मली कोई बिजनेस में 10% बनता है, इसमें 50 बन रहा है, 40 बन रहा है। तो अब धीरे धीरे, ये ओवरनाइट नहीं हो रहा, प्रोसेस है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, अरे नया बिजनेस करना है इसी लाइन में करो, बहुत बढ़िया लाइन। अब फिर क्या होता है, फिर प्लेयर्स और घुसते हैं फ्रेश कैपिटल के साथ, तो तब क्या होता है, सप्लाई फिर बढ़ जाता है एंड प्राइस फॉल हो जाता है, एंड फिर ये प्रोसेस चलता है। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब रीजन से वजह से